बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अशरफ इमाम। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन क्लास में भी बात कर चुके हैं कि हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ये 11th क्लास की बायोलॉजी के एनसीईआरटी है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग यूनिट्स दिए हुए हैं और उस यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। आज हम लोग पहले यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी एनसीईआरटी लेके बैठे क्योंकि यही एनसीईआरटी है जिससे जितनी भी बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का यूनिट का पहला यूनिट जो है वो क्या है आपका, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, पहला यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हैं जैसा कि लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था। पहला चैप्टर जो है वो द लिविंग वर्ल्ड है, सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है आपका प्लांट किंगडम और लास्ट वन है एनिमल किंगडम। ठीक है, जब हम लोग पहले यूनिट के पहले पेज में जो एनसीईआरटी का पहला पेज है उसको पढ़ें तो हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स क्या है, लिविंग वर्ल्ड में टिल टुडे आज तक जितने टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड है वो है आपका 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, यानी 17 से 18 लाख के बीच है ना। वो 1 2 2 4 10 नहीं है। यहाँ पे हमारे अगर फैमिली बड़ी हो तो उसमें अगर 100 लोग होते हैं तो 100 लोगों में से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को हम नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन है। ठीक है, तो अभी तक टिल टुडे जितने भी लिविंग स्पीसीज को हम जानते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दुनिया में पता है, वो सारा जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है उसी को क्या बोलते हैं आप, बायोडाइवर्सिटी। ये 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है यही है क्या आपका बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए होता ये है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो क्यूरियस टाइप के होते हैं। एक्चुअली में उनको हर चीज जानना होता है। तो हमारा ये मकसद है, जितना भी साइंटिस्ट हैं वो चाहते हैं क्या कि वो कन्वीनियंटली 1.7 to 1.8 मिलियन जो टोटल नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है जिसको बायोडाइवर्सिटी कहा गया उसके बारे में वो जानने का क्या तरीका है। जैसे अगर हम इंडिया के किसी, जैसे पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड को हम ले लें तो वर्ल्ड के अंदर लगभग 7 अरब लोग हैं। ठीक है, 7 अरब लोग हैं, या फिर हम इंडिया ही को ले लें तो 140 करोड़ लोग हैं लगभग। ठीक है, अब किसी भी इंसान के बारे में पता करना हो तो अगर रैंडमली पता करना हो तो कोई भी नहीं कर सकता है ना। बट हम लोग क्या किए, पहले दुनिया को अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड कर दिए। ठीक है, फिर हर कंट्री को क्या किए, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिए। फिर स्टेट को क्या किए, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिए। फिर डिस्ट्रिक्ट को क्या किए, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए। फिर ब्लॉक को क्या किए, विलेज में डिवाइड कर दिए, है ना। अब इस विलेज के अंदर कोई एक्स आदमी रह रहा है, तो अगर हम ये बोलेंगे कि कोई भी एक विलेज है एक्स, इसके अंदर कोई विलेज के अंदर कोई एक्स वाई विलेज है, इसमें कोई एक्स आदमी रह रहा है, वो इंडियन है, तो पहले क्या होगा, हम लोग पूरे दुनिया में हम लोग इंडिया में कन्फाइन हो जाएंगे। फिर इंडिया से वो स्पेसिफिक स्टेट जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कोई सा भी स्टेट है, फिर वहां पे हम कन्फाइन हो जाएंगे। फिर उस
स्पेसिफिक स्टेट के स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट पे हो जाएंगे, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक में चले जाएंगे, फिर उस ब्लॉक के उस विलेज में जाके हम लोग इजीली उस इंसान के से मिल सकते हैं, उसके बारे में जो भी चीजें हैं उसको पता कर सकते हैं। सेम सिस्टम साइंटिफिक सोसाइटी ने बायोडायवर्सिटी को जानने के लिए एस्टैब्लिश किया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो आपका 1.7 to 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, इन सब स्पीसीज के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया गया। मतलब कोई स्पीसीज को कौन से फीचर्स के बेसिस पे पहचाना जाए उसको हाईलाइट कर दिया गया। जैसे अगर कोई आपको पूछे कि जर्मन शेफर्ड नाम आएगा तो आपके दिमाग में आएगा अरे भाई हाँ ये कुत्ता यानी डॉग की कोई एक स्पीसीज है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको और दूसरे एनिमल्स के मंकी के बारे में कहा जाएगा तो आपके ब्रेन में आएगा कि हाँ भाई इसकी एक स्पीसीज है। ह्यूमन के बारे में बात किया जाएगा तो हाँ भाई ये एक अलग स्पीसीज है। तो स्पेसिफिक आपके ब्रेन में जहन में एक फीचर्स का कलेक्शन आएगा, है ना, विजुअलाइज कर पाएंगे आप कि आपके जहन में एक इमेज आएगा कि हाँ इसके अंदर ऐसी चीजें होंगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हाईलाइट किया जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं और पहचानने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। पहचानने के फीचर्स को क्या बोलते हैं, इन हाइलाइटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑर्गेनिज्म गेट आइडेंटिफाइड। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जैसे ही आपने चीज को आइडेंटिफाई किया तो आइडेंटिफाई करने के बाद एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को। क्यों नाम दिया गया, नाम इसलिए दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड नाम या बायोलॉजिकल नेम इसलिए दिया जाता है कि कोई भी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। ठीक है, तो अगर लोकल एक ही चीज अलग, जैसे हम लोग लोकल एरिया में लें तो कोई एक चीज यहाँ पे वही चीज दिल्ली में अलग नाम से जाना जाता है, बिहार में अलग नाम से जाना जाता है, बंगाल में अलग नाम से जाना जाता है, तो मतलब ये हुआ कि वो तीन अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही नाम है, वो एक ही चीज है, वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हर एक चीज एक ही नाम से जाना जाए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी ने एक सिस्टम बनाया बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म को नेमिंग किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। अब जब नॉमेनक्लेचर हो गया तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने को नाम दे दिया तो फिर इनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया, है ना। जैसे ह्यूमंस के ग्रुप हैं तो पूरे दुनिया में जितने भी उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के जो भी चीजें मिलेंगी, जैसे इरेक्ट पोस्चर है, उसका क्रेनियल कैपेसिटी इतना है, एक्सटर्नल हेयर्स पाए गए, एक्सटर्नल बॉडी में हेयर्स पाए गए या फिर एक्सटर्नल ईयर्स पाए गए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। बोलने वाला मिला, लैंग्वेज जो बोलने समझने वाला आपको कोई इंसान मिल रहा है, इस तरह के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का एक ग्रुप है तो वो पूरी दुनिया में इंसान कहलाया। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या किया हम लोग, नोमेनक्लेचर किए। तो जब नोमेनक्लेचर के बाद पूरा जितना भी ग्रुप था, हर एक ग्रुप का अलग अलग नाम हो गया,
है ना। हर एक ग्रुप का अलग अलग नाम हो गया, नाम होने के बाद क्या किया हम लोग क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। उस क्लासीफाई कर दिया मतलब क्या किया, उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ग्रुप कर दिया ना। उस नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग क्या किए, ग्रुपिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नीट यूजी में यहां से जो क्वेश्चन उठ के आता है वो सीक्वेंस पूछ लेते हैं इसका। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन कौन कौन से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर क्या है, कि सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन आएगा, फिर आपका आइडेंटिफिकेशन आएगा, फिर आपका नोमेनक्लेचर आएगा, फिर आपका क्लासिफिकेशन आएगा। जैसे ही आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिए, जैसे ही क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफाई कर दिए, क्लासिफाई किसमें किए, अलग अलग ग्रुप में कर दिए, है ना। क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, है ना, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, ठीक है। जैसे ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या होगा, इन ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप मिलेगा, जैसे ए ही है तो ए के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना। ए कोई स्पीसीज है तो इसका कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो कि 1000 साल पहले मान लेते हैं पैदा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, 1000 साल पहले हुआ, फिर 900 साल पहले का मिलेगा, फिर 800 साल पहले का मिलेगा, फिर इसी तरह से करंट टाइम का मिलेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए। तो इन ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस में भी रिलेशनशिप होगा, है ना। जैसे ए का मान लेते हैं, यहाँ पे ए आया था, ए का जो पहला स्पीसीज जो 1000 साल पहले देखा गया वो एक्स है, इसके बाद वाई आया, फिर जेड आया, तो इनके बीच में रिलेशनशिप होगा। उस रिलेशनशिप का नाम क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्टिकल रिलेशनशिप, है ना, ठीक है। मतलब क्या है, जो करंट ऑर्गेनिज्म है उनका रिलेशनशिप जो एंसेस्टर्स के साथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इस वर्टिकल रिलेशनशिप को आप होमोलोगस ऑर्गन से समझ सकते हैं, होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है और फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। ठीक है। इवोल्यूशन में क्या हुआ कि ये जो ए ऑर्गेनिज्म था, जो मान लेते हैं 1 लाख साल पहले आया था, तो उस एटमॉस्फेयर में उसके पास जो ऑर्गन था वो कुछ काम कर रहा होगा, है ना। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, है ना, अभी मैं ब्लैक बोर्ड से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरा जो आने वाली पीढ़ी है वो 10,000 साल बाद क्या होगा, वो लिखेगा नहीं, वो बोलेगा और बोर्ड खुद ब खुद उस वॉइस को करके ये कर लेगा, या फिर हाथ से मैं लिख रहा हूँ वो सिर्फ इशारे करेगा, ठीक है, इशारा करेगा। तो उस वक्त हाथ का फंक्शन दूसरा हो गया, अभी हाथ का फंक्शन लिखने का है। तो देखो ओरिजिन तो सेम है बट फंक्शन डिफरेंट हो गया। तो वो ये जो एंसेस्टर्स में होंगे, फंक्शन जो होगा एक्चुअली में एटमॉस्फेयर या हैबिटेट के नीड के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो वो बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। तो लिविंग सिस्टम में कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन किस चीज को इंडिकेट करता है, वर्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा
जब हम लोग क्लासिफिकेशन में अलग अलग ग्रुप को देखते हैं, क्लासिफिकेशन में अलग अलग ग्रुप को देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको अलग अलग ग्रुप में, जैसे RH विटाकर ने 5 ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें से एक प्लांटी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। दूसरा मान लेते हैं एनिमेलिया है, ठीक है। तो एनिमेलिया में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कॉर्डेट्स हैं, इसमें नॉन कॉर्डेट्स हैं, है ना, ये सारा एनिमेलिया में आता है। तो इनके बीच में एक लेवल में क्या है, डिफरेंसेस है, कैटेगरी एक है ना, मतलब इनके बीच में, ये दोनों एनिमेलिया में है, ये दोनों की भी सिमिलरिटी है, बट इन दोनों के बीच में आपस में डिफरेंस है। ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को दिखाता है कि ये दोनों एनिमेलिया में आ रहा है, बट इन दोनों के बीच में आपस में डिफरेंसेस हैं, यानी कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट आपस में अलग अलग चीजें हैं। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप का रिलेशनशिप है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये आपके डाइवर्सिटी को रिलेट करता है, ठीक है। तो मतलब क्या पता चला कि जब आप कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इन चारों स्टेप को स्टडी करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि हम लोग ये पाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के रिलेशनशिप पाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप एज वेल एज वर्टिकल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप इंडिकेट करता है किसको, डाइवर्सिटी को, जबकि वर्टिकल रिलेशनशिप जो होगा ये कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, जिसका एग्जांपल होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है। ये आपका पहला पेज है एनसीईआरटी का। दूसरे पेज में जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें एक साइंटिस्ट का फोटो दिया हुआ है, वो है कौन, अर्नेस्ट मेयर, है ना। दूसरा पेज है, इसमें एक डायग्राम दिया है, वो अर्नेस्ट मेयर। अब इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अर्नेस्ट मेयर, है ना, ये जो भाई साहब एक्चुअली में साइंटिस्ट हैं, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया है, ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जिनको डार्विन बोला जाता है तो मतलब क्या है, इन्होंने मल्टीपल फील्ड में काम किया होगा, है ना, मल्टीपल फील्ड में काम किया होगा। इनका जो रिसर्च का ड्यूरेशन है, लगभग इन्होंने 80 साल तक रिसर्च के एरिया में काम किया, है ना, रिसर्च किया। तो रिसर्च की आदमी अलग अलग फील्ड में करता है, तो इनका जो फील्ड है मेनली वो क्या क्या है, इनके जो फील्ड हैं वो अलग अलग हैं, जिसमें सबसे पहला जो फील्ड है वो है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। नीट में पूछ लिया जाता है कि ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है। ऑर्निथोलॉजी होता है एक्चुअली में स्टडी ऑफ बर्ड्स, है ना, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका जो रिसर्च एरिया दूसरा था वो है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसे डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, ठीक है। टैक्सोनॉमी जो है एक्चुअली में ये एक प्रोसेस का नाम है, जिसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे अलग अलग कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ना। तो टैक्सोनॉमी क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन of living organism based on characteristic features, ठीक है। तीसरा जो इनका
फील्ड है वो है जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, है ना। नाम से ही समझ में आता है, जू का मतलब क्या होता है, जू जाते हैं हम लोग देखने, जनरली जू क्यों जाते हैं हम लोग, एनिमल्स को देखने, अलग अलग टाइप के बर्ड्स एनिमल्स इन्हीं को देखने आते हैं। और जियोग्राफी क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक एरिया को डिफाइन करते हैं, जो साइंस का ब्रांच है वो जियोग्राफी है। तो जू जियोग्राफी का क्या मतलब है यहाँ पे, एक्चुअली में इसमें क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसका हम लोग, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो जियोग्राफी क्या हो गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, इसको जियोग्राफी करते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी और जियोजियोग्राफी, इसके अलावा इन्होंने और भी काम किया। इनका फील्ड जो था वो था सिस्टेमैटिक्स, सिस्टेमैटिक्स। अभी आगे हम लोगों को इसके बारे में डिटेयली पढ़ना है सिस्टेमैटिक्स का, ठीक है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सिस्टेमैटिक्स जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका जो है सिस्टेमा, जो क्या है सिस्टेमा, ये क्या है लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, जिससे ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये भी इनका रिसर्च एरिया था, ये भी इनका रिसर्च एरिया था। इसके अलावा इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के फील्ड में भी काम किया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्नेस्ट मेयर जो है वो है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट। क्या दिया था, बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट। अब ये कौन सा, ये आपका AIPG सॉरी ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या है, बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या है या फिर किसको कहेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या करे, इंटरब्रीड कर सके, फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके, इंटरब्रीड कर सके, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो, उनको उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज करार दिया, ठीक है। अगर किसी ग्रुप का ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लेते हैं इसमें बहुत सारा ABCDEF ये सारे ऑर्गेनिज्म है ना, ये आपस में इंटरब्रीड कर ले, इंटरब्रीड के बाद फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा कर ले, यानी जो बच्चे हों वो आपस में भी बच्चे पैदा कर सकें, साथ में ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलो करता हो उसको उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कहा, ठीक है। अब कोई भी आदमी अगर इतना मेहनत से इतना सारा काम करेगा तो उसको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अवार्ड तो मिलेगा, है ना, तो उसको कुछ ना कुछ तो अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो इनको भी मल्टीपल अवार्ड्स मिले, है ना, जैसे आज के रिसेंट डेट में देखा जाए तो हर साल नोबेल प्राइज मिलता है अलग अलग फील्ड में, तो इनको भी बहुत सारे अवार्ड मिले। उसमें से तीन सबसे इम्पोर्टेंट है, मेयर को जो तीन अवार्ड मिले जो कि इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इनको मिला 1983 में बेल्जन प्राइज। कौन सा प्राइज मिला, बेल्जन प्राइज, ठीक है, ये मिला 1983 में।
ठीक है, पहला अवार्ड था इनके लिए। दूसरा जो है इनको इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला, दूसरा अवार्ड था इनका। और तीसरा और लास्ट अवार्ड जो कि इंपॉर्टेंट अवार्ड है इनका, इनको कैराफोर्ड प्राइज मिला। क्या मिला? कैराफोर्ड प्राइज। और इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है आपका? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो आज हमने एनसीईआरटी के 2 पेजेस को डिस्कस किया, उसको मैं समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने आज के लेक्चर में डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया। फर्दर उसको बायोडाइवर्सिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं उस पर बात की कि सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद क्या होता है, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप्स के बारे में समझ में आता है, किस तरह से वो हॉरिजेंटली रिलेटेड है, किस तरह से वो वर्टिकली रिलेटेड है। हॉरिजेंटल रिलेशनशिप जो है वो डाइवर्सिटी को बताता है, वर्टिकल रिलेशनशिप जो होगा इवोल्यूशनरी चेंज को बताता है, कॉमन एंसेस्ट्री को का एविडेंस देता है। उसके बाद हम लोग दूसरे पेज में आ गए, अर्नेस्ट मेयर के बारे में बात की, उनके अलग अलग फील्ड्स कौन कौन से उनके फील्ड थे स्टडी के, उसके बारे में बात की, जिसमें से पहला दिया था ऑर्निथोलॉजी, जिसको स्टडी ऑफ बर्ड्स बोले, फिर टैक्सोनॉमी पे बात की, फिर हमने जू जियोग्राफी के बारे में बात की, फिर हमने सिस्टमैटिक्स को देखा, फिर उन्होंने जो बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था उसके बारे में बात की। ठीक है, अब अगले लेक्चर पे इंशाल्लाह हम लोग फिर से इसके आगे के पेजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।